नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी शरण मिश्रा है। सिविल सर्विसेज क्लब का फाउंडर हूँ। 2 मई को मैं द रिस्पॉन्सिबल यूथ फाउंडेशन के इंस्टा पेज पर लाइव आया था निहारिका के साथ। नेटवर्क में बहुत परेशानी थी, इस कारण से आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की, पर शायद आप तक नहीं पहुँचे। और इसलिए मुझे मेरी होस्ट निहारिका ने बोला कि मैं कुछ जो ज़रूरी सवाल छूट गए थे उनके उत्तर आपके लिए रिकॉर्ड करके भेजूं। तो ये रहे आपके उत्तर। मैं एक एक करके आपके सवाल पढ़ता हूं और उसके बाद उसके जो उत्तर मुझे लगता है कि उचित होंगे वो आपके सामने मैं देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल कुंज बिहारी जी ने पूछा था कि ऑनलाइन क्लासेस क्या हमें लॉकडाउन में ज्वाइन करना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर बड़ी अनिश्चितता है और सबसे ज़्यादा अनिश्चितता इस चीज़ को लेकर के है कि क्या कभी क्लासेस खुल पाएंगी, क्या कभी कोचिंग क्लासेस दोबारा शुरू हो पाएंगी। इस कारण से बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ स्विच कर रहे हैं। बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं, पर मैं कहूँगा ये एक टेम्पररी इंतज़ाम है। पहली चीज़, ना तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी ऑफलाइन क्लासेस की बराबरी कर सकती हैं और ना ही ऑनलाइन क्लासेस की एक्चुअली शुरुआती स्तर पे कोई ज़रूरत होती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको अपने विषय को बहुत मजबूत करना होता है, उन पर बहुत कमांड डेवलप करनी होती है और वो किताबों से ही संभव है। आप किताबें, स्टैंडर्ड किताबें खरीदिए, एक एक किताब को समझने की कोशिश करिए। ऑनलाइन क्लासेस केवल सप्लीमेंट टूल है। आपको लगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका कोई वीडियो देख लीजिए ताकि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। पर अगर आप किसी ऑनलाइन क्लास में जाएंगे तो नंबर 1, ऑनलाइन क्लासेस अपने आप में कंप्लीट नहीं होती हैं, उसके छोटे छोटे से हिस्से होते हैं जो आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस में अभी भी देश के सबसे अच्छे टीचर नहीं हैं, लेकिन देश के सबसे अच्छे विशेषज्ञों ने किताबें जरूर लिखी हुई हैं। तो मेरी सलाह होगी कि फिलहाल आपको अभी जल्दबाजी में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, आप करंट अफेयर्स का मटेरियल उठाइए, करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करिए। और जब आपकी बुनियाद बहुत अच्छी हो जाए, नंबर 1, जब आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, समझ में ना रहा हो, तब आप यूट्यूब पर जाकर के उस टॉपिक का लेक्चर देख लीजिए। या फिर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों और आपको लगता हो कि किसी एक करंट अफेयर्स के किसी एक सेक्शन के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट कंटेंट की ज़रूरत है, तब आप उस समय को एक ऑनलाइन वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की। दूसरा सवाल अमरेंद्र और दीपक माली ने पूछा था कि तैयारी के लिए सबसे अच्छी किताबें क्या होती हैं। यूपीएससी की तैयारी की अगर बात की जाए तो किताबें वही हैं जो सब जानते हैं, जो सारे टॉपर रिकमेंड करते हैं। मैं एक एक सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो इस परीक्षा में 7 विषय होते हैं जो बड़े विषय होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है उसे पॉलिटी कहा जाता है, राजव्यवस्था कहा जाता है। इसके लिए इकलौता अच्छा सोर्स एम लक्ष्मीकांत की किताब है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था। उसके अलावा एक और सोर्स को आपको तैयार करना होता है, वो होता है भारतीय संविधान का वेयर एक्ट। वेयर एक्ट अर्थात भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद की जहाँ व्याख्या, एक एक अनुच्छेद जो लिखा होता है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। भारत सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और एक एक आर्टिकल में, सब आर्टिकल में, एक एक क्लॉज, सब क्लॉज में जो जो लिखा हुआ है, एक एक शब्द को समझिए, उसका अर्थ समझिए और उसे याद रखने की कोशिश करिए। हालांकि वो बहुत लॉजिकल लिखा होता है, इसलिए एक बार पढ़ने पर याद हो जाता है। दूसरा विषय जो होता है उसे कहते हैं भारत का इतिहास और भारत का स्वाधीनता संग्राम। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा 2 लेयर की तैयारी करिए। पहला लेयर होता है, चूंकि ये बड़ा विषय है और हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इसलिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों के लिए एक एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। सबसे अच्छी किताबें एस चांद पब्लिकेशन की किताबें हैं। आप बी डी महाजन साहब की एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास, वी डी महाजन का मिडिवल हिस्ट्री और बी एल ग्रोवर का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। अगर आपने ये तीनों किताबें बहुत अच्छे से पढ़ ली, ये कॉलेज के सिलेबस के लिए बनाई गई किताबें हैं, तो आपका हिस्ट्री का बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल भी ले सकते हैं। हाँ, सेकंड राउंड में इनमें कई बार फैक्ट का कंपाइलेशन कम होता है और ये बड़ी किताबें, इसलिए इनका रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप सेकंड राउंड में स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, पर वो किताब अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। आपको उसके पहले बेस बुक्स जरूर पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा जरूरी विषय होता है ज्योग्राफी, या जिसे हम कहते हैं भूगोल। इस सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी किताबें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी हैं ज्योग्राफी की। वैसे तमाम एनसीईआरटीज़ में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा काम की हैं। आप 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ दीजिए। उसके बाद दूसरे स्तर पर, क्योंकि एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक किताबें हैं, उसके बाद दूसरे स्तर पर आप कंसाइज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड करके एक किताब आती है जो एक आईपीएस है महेश बंडवाल, उन्होंने लिखी है।
आप उस किताब को पढ़ लीजिए। अपने आप में सिलेबस रेडी बुक है, वो किताब अच्छे से आपने कर ली तो आपका वो हो जाता है, सिलेक्शन पूरा हो जाता है। बाकी किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए अगर आपको लगा कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो mronal.org एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ज्योग्राफी के बड़े अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपको जहाँ डाउट हो आप उस सेक्शन का लेक्चर देख लीजिए, ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जनरली लोग नहीं जानते हैं, खासतौर पे साइंस बैकग्राउंड के लोग, इवन ह्यूमैनिटीज़ वाले लोगों को भी इकोनॉमिक्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरा सुझाव होगा कि आप इकोनॉमिक्स में 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, केवल 11th क्लास। 12th क्लास की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कठिन किताबें हैं, आपके काम की भी नहीं है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़िए और उसके बाद आप रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की किताब उठाइए, पहले पेज से आखिरी पेज तक लाइन टू लाइन किताब पढ़ लीजिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इस कारण से आपको जब भी भारत सरकार का सर्वे आता है, उस साल हर बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उस इकोनॉमिक सर्वे को आपको पूरा पढ़ना होता है। बजट उतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन साल भर के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो आपको तभी समझ में आते हैं जब आपका बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो। पांचवा जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है। जो देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का ही डेवलपमेंट है, लेकिन अब चूंकि इन्वायरमेंट क्राइसिस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इस कारण से बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें हमें इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ पढ़नी होती हैं, साल भर की घटनाओं को हमें समझना होता है और उनका बैकग्राउंड समझना होता है, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, प्रोटोकॉल समझने होते हैं। शंकर IAS की किताब है जो इंग्लिश मीडियम में आती है, बहुत अच्छी किताब है। आप सेक्शन बाई सेक्शन उसको देख लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट का बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन हालांकि ज़्यादातर करंट अफेयर से आते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये किताब कंप्लीट करना ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पर्यावरण के लिए परीक्षा वाणी या परीक्षा मंथन 2 पब्लिकेशन है इलाहाबाद के, उनकी जो पर्यावरण की किताब आती है उसे पढ़ लें, वो हिंदी मीडियम में सबसे अच्छी बेस बुक है। इसके बाद एक और विषय है जिसे कहा जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये नॉर्मल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें एक्चुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो समझ में नहीं आता है, तो हमें 9th और 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। 2 ही टेक्स्ट बुक्स हैं, वो पढ़ लेंगे तो आपका साइंस बहुत अच्छे लेवल पे बेसिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक टीचर हैं रवि अग्रहारी, उनकी किताब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप उसे अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। एक और विषय है जिसे कहा जाता है कल्चर या आर्ट एंड कल्चर। इस विषय पर एक किताब है, एक वेस्ट बंगाल कैडर के IAS हैं नितिन सिंघानिया, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम आर्ट एंड कल्चर है और नितिन सिंघानिया साहब उसके ऑथर हैं। ये एक अच्छा नोट्स है जिसको समझने में कई बार आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना फैक्ट है इसमें, इतना फैक्ट है कि आपके दिमाग में पता नहीं बैठ पाता है। तो मैं कहूँगा कि इसे आप बेस बुक बनाइए, लेकिन इसको समझने के लिए अपने खुद के पैटर्न डेवलप करिए, इंटरनेट पे सर्च करते रहिए, कुछ अच्छा फॉर्मेट दिखता है तो उस फॉर्मेट में इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर आपने ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके लगभग 50-60% क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं। मैं कहूँगा करंट अफेयर्स का भी एक बेसिक होता है, और वो बेसिक होता है इंडिया ईयर बुक। हर साल भारत सरकार एक अपनी एनुअल बुक निकालती है जिसे भारत 2020 या इंडिया 2020 कहा जाता है हर साल के हिसाब से। उस किताब में भारत सरकार के सभी विभागों की संरचना, सभी महत्वपूर्ण बोर्ड, निगम, जो भी जिस मंत्रालय में जो चीज़ें हैं, उनकी जो आधिकारिक नीतियां हैं, उन्हें पिछले 1 साल में जो किया है, उनकी तमाम पॉलिसीज़, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके अचीवमेंट, वो सब एक किताब में दर्ज होते हैं। ये किताब UPSC के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब है। इस किताब को पहले पूरा पढ़ लीजिए। जब आपने अच्छे से पूरी पढ़ ली, उसके बाद फिर आप हर मिनिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसे करंट अफेयर्स के तौर पे नोट करते जाइए, जो एक्चुअली आप करंट अफेयर्स से तैयार कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। किसी ने आगे एक सवाल पूछा भी है कि करंट अफेयर्स को हम UPSC में कैसे डील करें, मैं उसको यही उत्तर कर देना चाहूँगा। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा भ्रम है और सबसे ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतने सारे PT से 365, इनसाइट, GS स्कोर, इतने सारे एनुअल कंपेंडियम आते हैं कि बच्चा पढ़ने बैठे तो 10 साल में कंप्लीट हो पाए। तो इन सबको हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन केवल इनको नहीं पढ़ना है। सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है, चूँकि UPSC ये चाहता है कि हर सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों की आपको कितनी गहरी समझ है, क्या उन पर आपने ओपिनियन बनाया है, क्या जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में आपने कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचे हैं। तो असल में आपको हर सेक्टर के मुश्किल से 15-20 बड़े मुद्दों की समझ होनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो होता है कि आप एक न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें।
अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर है। आप द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी नए मुद्दे आते हैं हर सेक्टर के, उन्हें समझने की कोशिश करिए, उनके ऊपर सोचिए। जो ऑथर लिख रहा है, जो एडिटोरियल लिखा जा रहा है, उसमें उसे एग्री और डिसएग्री करिए, और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इसमें और हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसे गूगल करिए। अगर आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से करते हैं साल भर, और आखिरी में आपने जो चीज़ें समझी हैं उन चीज़ों को आप क्लासीफाई कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। हाँ, आखिरी टाइम में आप ये जो कोचिंग्स के बहुत सारे मैनुअल्स आते हैं, आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई ज़रूरी चीज़ तो आपसे मिस नहीं हो गई। मैं फिर कहूँगा, करंट अफेयर्स में जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे 20 गुना ज़्यादा कंटेंट स्टूडेंट को दिया जाता है, जो उनके लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। एक डिफ़िकल्टी ये भी होती है कि चूँकि उन्हें उनका बेसिक पता नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे आजकल करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं, बेसिक बुक्स नहीं पढ़ते हैं। इस कारण से वो करंट अफेयर्स समझ नहीं पाते, समझ भी पाते हैं तो रिटेन नहीं कर पाते हैं, और अगर रिटेन कर भी लें तो उनको लॉजिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस में। तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप जाइए। सबसे पहले बेसिक बुक्स पढ़िए, इंडिया ये बुक पढ़िए। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का मुद्दा है उसे पहले समझने पर ध्यान दीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो उसके डायमेंशन समझिए, और जो समझ में आए उसको नोट कर लीजिए, तब आपका करंट अफेयर्स तैयार होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लविश ने सवाल पूछा है कि एमपीपीएससी 2019 का मेंस भी देने की उम्मीद है, क्योंकि उनका अच्छा स्कोर है प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स 2020 भी वो देना चाहते हैं, ऑब्वियस सब देना चाहेंगे। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सिलेबस बदल गया है, तो अब इन्हें दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करना है। तो ये दोनों एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कैसे करें? लविश भाई, मैं कहूँगा कि 2020 में सिलेबस में बहुत बदलाव नहीं आया है। 2020 में जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मध्य प्रदेश जीके है, ये सब्जेक्ट ही बचे हैं। 2019 का मेंस का सिलेबस बड़ा है, 2020 का छोटा है। तो अब जब विषय कम बचे हैं तो अब इन विषयों में आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सबसे पहले, अगर आप 2019 के मेंस की तैयारी अपने हिसाब से पूरी कर चुके हैं, तो फिर आप हर सब्जेक्ट की यूपीएससी लेवल की बुक्स उठाइए। आप पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत उठाइए, आप इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह उठाइए, आप हिस्ट्री के लिए ये तीनों किताबें उठा सकते हैं, और आप ज्योग्राफी के लिए महेश बंडवाल उठाइए। और उन किताबों को पढ़ते हुए आप जो भी नई चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों को नोट करते जाइए। हो सकता है कि वो आपको 2019 के मेंस में भी बढ़त दिला दें, क्योंकि 2019 के मेंस में आपके पास वो नॉलेज होगा जो पीएससी के दूसरे एस्पिरेंट्स के पास नहीं होगा, क्योंकि आपने यूपीएससी लेवल की किताबें पढ़ी हैं। और 2020 का प्रीलिम्स तो आप तय मान लीजिए कि यूपीएससी जैसा ही होने वाला है, तो आपको इसमें बढ़त मिलेगी। तो आपके लिए मेरा सुझाव होगा कि अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, बेसिक तैयारी, तो आप सब्जेक्ट की डिटेलिंग करिए, डिटेल में सब्जेक्ट पढ़िए, नए डायमेंशंस खोजिए, नए सवाल खोजिए, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। और ये नई चीज़ें यूपीएससी लेवल की बुक्स हो सकती हैं। तो आप न केवल इस बार का मेंस बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, और बल्कि अगला प्रीलिम्स भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। समर्थ ने पूछा है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। समर्थ, आईएएस की तैयारी मैंने शायद इसका जवाब लाइव सेशन में भी देने की कोशिश की थी, पर दो चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आईएएस की तैयारी के लिए आपको असल में सबसे पहले आपको सिलेबस से दोस्ती करनी होती है। तो सबसे पहले आप सिलेबस से दोस्ती करिए। जो भी 6-7 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, उन सब्जेक्ट से दोस्ती करने के लिए चाहे आपको वीडियो देखने पड़े, चाहे आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, चाहे आपको किसी की कहानी सुननी पड़े, आप पहले सब्जेक्ट से दोस्ती करिए। अब जब आपकी सब्जेक्ट से दोस्ती हो जाती है तो उसके बाद दूसरा फेज जो आता है आपका, वही होता है कि आप विषय को तो समझ गए, पर उसे एनालाइज करने के लिए, उसमें से ओपिनियन निकालने के लिए, उस ओपिनियन को लिखने के लिए आपको ज़रूरी स्किल्स चाहिए। तो आप उन स्किल्स को ग्रूम करिए। और वो स्किल्स को ग्रूम करने का एक ही तरीका है कि आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है एग्ज़ाम छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, आप नए नए ओपिनियंस दीजिए, आप डिस्कस करिए, आप नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करिए। तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट करना शुरू कर लीजिए। बेसिकली 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: अंडरस्टैंडिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल और एक्सप्रेशन स्किल। एक्सप्रेशन दोनों, एक्सप्रेशन के साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी होती हैं। तो आप इस तरह की जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप करने की कोशिश करिए। भले आप कॉलेज में हों, कॉलेज से निकल गए हों, पर ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए जहां आपको नए चैलेंज मिले, ताकि आप उसके लिए नई मेहनत करें। फिर जब आपका ये सेक्शन पूरा हो जाए तो फिर एक्चुअली आप सब्जेक्ट को मजबूत करिए। सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए मैंने अभी जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई, उन स्टैंडर्ड बुक्स को एक एक बुक को उठा करके उसे पूरा करिए। एक एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है बुक में कोई टॉपिक तो गूगल करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए। जब तक आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ जाता तब तक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है।
और जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब आप प्रीलिम्स के पेपर उठाइए पिछले 3 साल के, देखिए कि उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं। उन क्वेश्चंस में से आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या आपका नॉलेज कमज़ोर है, क्या आपने वो चीज़ पढ़ी है पर उतने डिटेल में नहीं पढ़ी है, क्या आपने वो चीज़ पढ़ी भी है लेकिन आप क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है उस पर आप अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो आपका जो तीसरा फेज़ होना चाहिए वो आपके पढ़े हुए समझे हुए नॉलेज को एग्ज़ाम के हिसाब से कस्टमाइज़ करने में आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, अपने कुछ गैप एरियाज़, अपने लूप एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और उन एरियाज़ पर काम करना होता है। तो तैयारी की शुरुआत, पहली चीज़ ज़रूरी सब्जेक्ट्स से दोस्ती करने पर सब ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी से आपको सब्जेक्ट अच्छे लगें, आपको किसी डॉक्यूमेंट्री से वो सब्जेक्ट अच्छे लगें, कोई यूट्यूब चैनल आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा दे तो आप उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाइए। जब आपका इंटरेस्ट जाग जाए तब आप 1 साल एक सब्जेक्ट को 1-1 महीने देते हुए उन सब्जेक्ट को मजबूत करिए। और जब वो मजबूत हो जाए तो तीसरे चरण में फिर अपने नॉलेज को एग्ज़ाम के हिसाब से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से अप्लाई करने की कोशिश करिए। तब आपका सिविल सर्विसेज का तैयारी पूरा होगा। निशु ने पूछा है कि आसपास की चीज़ों को इग्नोर कर हम एग्ज़ाम पर फोकस कैसे करें। देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, परिवार में भी रहते हैं तो फैमिली पर्सन भी हैं। ऐसे में अब फैमिली मैन में आपने देखा मनोज बाजपेयी कितना परेशान रहते थे, तो आप फैमिली में रहते हैं तो आपको भी फैमिली अफेक्ट करेगी। लेकिन इसके बावजूद बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी लोग काम करते रहते हैं, उनका उत्साह कमज़ोर नहीं होता, वो डिप्रेस नहीं होते हैं। उसके पीछे असल में शायद उनके दिमाग में आगे की तस्वीर बहुत क्लियर होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें अगले 30-40 साल की ज़िंदगी में क्या चाहिए। उन्हें पता होता है कि ये उनके लिए मिनिमम चीज़ है जिसके साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उन्हें ये भी पता होता है कि ये चीज़ पाने का तरीका क्या है। और अगर उन्हें ये पता होता है कि वो चीज़ पाने का तरीका सिविल सर्विसेज है तो फिर वो सिविल सर्विसेज के लिए कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। कभी भी आसपास की चीज़ें, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ क्यों ना हो, वो आपको कुछ समय के लिए दुखी कर सकती हैं पर आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकती। तो मैं कहूँगा, लंबा प्रोजेक्शन कीजिए, उस लाइफ की कल्पना कीजिए जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद आपको मिलने वाली है। और अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपको आज का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा और छोटी बड़ी कैसी भी परेशानियाँ आसपास होंगी वो आपको आपके मार्ग से हिला नहीं पाएंगे। आप दुखी होंगे, खुश होंगे, हम इंसान हैं, होते हैं, पर आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। और ये कंटिन्यूटी ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा टूल होता है। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। कंटिन्यूटी के लिए आपको एक लंबी डोर में बंधा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से शायद निशु, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सत्या पांडे ने पूछा है कि क्या यूपीएससी के टॉपिक की कोई सीमा होती है। टॉपिक की सीमा नहीं होती पर परीक्षा की होती है। परीक्षा में कोई चीज़ क्यों पूछी जाती है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन करते समय यूपीएससी चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे आसपास की चीज़ों के बेसिक्स पता हो, जिसे दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, इनकी जानकारी हो, जो एक पेसिमिस्ट ना हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जो इन परेशानियों को न केवल समझता हो बल्कि उनके समाधान के बारे में भी सोचता हो और उसके पास उसके कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो। तो अगर आप आज के समय में ह्यूमैनिटी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, एक ब्यूरोक्रेट के जीवन में किस तरह की चुनौतियां आएंगी, किस तरह की जिम्मेदारियां उसे उठानी पड़ेंगी, अगर आप उसका अंदाज़ा लगा लें तो आप ये समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक को हमको कितना पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है और कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं। तो मैं कहूँगा उसे एग्ज़ाम के हिसाब से डिफ़ाइन मत करिए, सिविल सर्वेंट की लाइफ की ज़रूरत के हिसाब से डिफ़ाइन करिए, तो आप सिलेबस को बहुत छोटा करिए। अदरवाइज़ हिस्ट्री पढ़ने में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ने में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, जो यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी हिस्ट्री के बहुत छोटे से सेक्शंस में से उस अप्रोच से चीज़ें पूछता है जो अप्रोच एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपको जानना ज़रूरी है। तो सिलेबस की कोई सीमा नहीं है पर एग्ज़ाम की सीमा है। और एग्ज़ाम की सीमा एक्चुअली इससे तय होती है कि वो ये सब चीज़ें पूछ क्यों रहे हैं, वो एक्चुअली आप में क्या ढूंढ रहे हैं। वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लीजिए, सिलेबस आपके लिए छोटा हो जाएगा। किसी भाई ने पूछा था, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या मुझे आईएएस के पहले एसएससी की तैयारी करना चाहिए? ईमानदारी से कहूँ तो नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास लंबे समय तक मेहनत करने का वक्त नहीं है, पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, जल्दी नौकरी चाहिए। इसलिए ऐसे लोग सामान्यतः एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक तो उस टाइम जब वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तब वो एक छोटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर
छोटे एग्ज़ाम की तैयारी के कारण वो अपनी पढ़ाई को बहुत लिमिट कर लेते हैं। अगर उनको सिलेक्शन मिल गया तो अच्छी बात, अगर नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सिलेक्शन मिल भी गया तो उसके बाद आज कोई भी काम आप उठा लीजिए, अगर सरकार आपको पे करती है तो आपसे इतनी मेहनत कराती है कि प्राइवेट वाले लोग नहीं कराते हैं। तो आप एक बार नौकरी में आ गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप उसके बाद किसी बड़े गोल के लिए, किसी बड़ी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर पाएँ। तो मेरी सलाह होगी कि आपके पास 2 साल का समय है। भाई एसएससी भी दोगे तो भी 2 साल लगना है, आजकल तो वैसे भी परीक्षा बहुत रेगुलर नहीं हो रही है। तो अगर आपके पास 2 साल का भी समय है तो आप सबसे पहले यूपीएससी को हिट करिए, यूपीएससी की तैयारी करिए। 1-2 साल में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, फिर आपको लगा कि नहीं यूपीएससी में वक्त लग रहा है या यूपीएससी मेरे अप्रोच से मैच नहीं कर रहा है, तो आप सेकंड ऑप्शन के तौर पर छोटे एग्जाम्स पे जाइए। पर तैयारी आपको यूपीएससी से शुरुआत करनी चाहिए, एसएससी से नहीं, भले ही आपके पास कितने कम रिसोर्सेज क्यों ना। क्योंकि एक चीज़ समझिए, एक बार नौकरी में आने के बाद बहुत कम संभावना है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर पाएँ। सत्या पांडे ने ही पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी में अन्य पुस्तकें, मतलब जो सिलेबस के बाहर की पुस्तकें हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। मैं अपने बच्चों को कुछ मोटिवेट करता हूं कि वो जो भी नई किताबें आती हैं उन किताबों को पढ़ें। हर विषय की जो डिफाइंड बुक्स हैं उससे ज़्यादा वो पढ़ें। ख़ासतौर पे हमारे समय के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो हमारे CAG राजीव महर्षि हों या फिर हमारे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हों या शशि थरूर हों, ये लोग जो भी किताबें लिख रहे हैं ये अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं और वो कंटेम्प्रेरी जो विषय चल रहे हैं उन पर कमेंट्रीज लिखते हैं। इन किताबों को पढ़ने से हम जो सिलेबस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट को हम बहुत डायरेक्ट पढ़ते हैं। जब हम इन लोगों के विचार उस पर पढ़ते हैं तो हमारे विचार बहुत मैच्योर हो जाते हैं, हमें उसके और भी बहुत सारे पक्ष पता चल जाते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरे प्रतियोगी के पास नहीं होता। चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं। सत्या पांडे जी ने पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी में अन्य पुस्तकों की क्या भूमिका होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिलेबस के अलावा जो किताबें हैं वो पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूं, क्योंकि हालांकि तब जब वो अपने बेसिक सब्जेक्ट की बुक्स पूरी कर लेते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो किताबें समय समय पर पब्लिश होती हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है वो ऐसी किताबें होती हैं जो या तो किसी समसामयिक मुद्दे पर होती हैं या हमारे बीच मौजूद बड़े विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं। अगर इकॉनमी पर कोई किताब विमल जालान साहब ने लिखी है या फिर रघुराम राजन ने लिखी है या विदेश नीति पर कोई किताब शशि थरूर ने लिखी है तो डेफिनेटली शशि थरूर की समझ विदेश नीति पर बहुत अच्छी होती है। वो कुछ ऐसे पक्ष सामने लाते हैं जो जनरली हमें टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो जब सिविल सर्विसेज एक्चुअली एक चीज़ पर बहुत ध्यान देती है ये परीक्षा कि आपके पास अलग क्या है। एक सवाल पूछा जाता है, उसके उत्तर में अगर सब ने वही पॉइंट लिखे जो दूसरे ने लिखे हैं तो आपको एवरेज मार्क मिलते हैं और यूपीएससी में तो कई बार नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो असल में यूपीएससी आप में इंडिविजुअलिटी ढूंढती है, आप में आंसर विद डिफरेंस ढूंढती है कि आपके उत्तर में क्या अलग तर्क है, क्या अलग ऑब्जर्वेशन है। ये अलग ऑब्जर्वेशन, ये अलग आर्गूमेंट, ये अलग डायमेंशन, ये अलग ओपिनियन आपको इस तरह की किताबें पढ़ने से मिलती हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी जाती हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जब आप किसी विषय की किताबें पढ़ने लगते हैं तो असल में आप उस विषय को एलॉबरेट करना, उसे एक्सप्रेस करना आप समझ जाते हैं, तो आपको एक्चुअली आंसर्स के पैटर्न समझ में आने लगते हैं, आर्गूमेंट आने लगते हैं, कोट कहाँ इंसर्ट करना है वो समझ में आने लगता है। तो असल में आपका आंसर पैटर्न बेटर होता है। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि रीडिंग के सबसे बड़े फ़ायदे तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है उससे, क्योंकि जब आप अच्छी लैंग्वेज की किताबें पढ़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में बहुत अच्छे शब्द पहुंचते हैं और वो शब्द आपके डे टू डे लाइफ में, आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। तो अच्छी किताबें पढ़िए, तभी आप उससे पढ़ें जब आपकी बेसिक बुक्स अच्छी हो गई हों और आपके पास उसको पढ़ने के लिए टाइम हो और उसे आप पढ़ना एंजॉय कर रहा हो। अगर आप उसे सिलेबस की किताब समझ के पढ़ेंगे तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक और सवाल था कि एमपीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब और कैसे करना चाहिए। मैं कहूँगा कि एमपीपीएससी और आईएएस दोनों में मेंस एग्जामिनेशन ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है, पर इन दोनों एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग में बहुत फ़र्क है। एमपीपीएससी के अगर पिछले सालों के पेपर उठाए जाएं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के प्रोफाइल देखे जाएं, उनकी आंसर शीट देखी जाए, तो एमपीपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपने जो प्रश्न है उसका उत्तर बहुत अच्छे से पहले से तैयार कर रखा है। आपके पास किसी दूसरे बच्चे से ज़्यादा कंटेंट है, आपने उस कंटेंट को बहुत अच्छे से जमाया हुआ है और आप उसे बिना किसी गलती के उत्तर पुस्तिका में उतार पा रहे हैं। मतलब
आपका उत्तर पहले से तैयार है और आप उसे पूरा का पूरा समझ करके या याद करके परीक्षा में लिख आते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं और आप टॉपर भी बन जाते हैं। तो एमपीपीएससी में राइटिंग प्रैक्टिस की फिर क्या ज़रूरत है? एमपीपीएससी में पहला स्टेप होता है कि आप सिलेबस में जो टॉपिक है उन टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए। फिर उस टॉपिक पर सभी संभावित प्रश्नों की सूची बनाइए कि इस पर कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। जब आपकी वो सूची बन जाए तो उसके बाद उस संभावित प्रश्न जो आपने बनाए हैं हर एक प्रश्न के सबसे अच्छे उत्तर को तैयार करिए। सबसे अच्छे उत्तर के लिए किसी एक सोर्स पे मत जाइए। हो सकता है कि आपको किसी कोचिंग के नोट्स में 4 पॉइंट मिल जाएं, किसी कॉलेज की टेक्स्ट बुक में 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाएं। आप जब उसे सोचें तो आपको 2 और नए पॉइंट याद आ जाएं या आपको समझ में आ जाए। फिर आपके जो वो पॉइंट हैं वो अगर आपके पास दूसरे से ज़्यादा पॉइंट हैं तो आपके पास नॉलेज लीड हो जाएगी, आपकी दूसरे से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है। फिर जो आपके पास पॉइंट है उसे आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कितने अच्छे मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करिए। रिसर्च का काम है। जब आपने अपने अधिकतम नॉलेज को बेहतरीन फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए अच्छे से अच्छे टूल इस्तेमाल कर लिए, फिर उस आंसर के एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान दीजिए। ये देखिए कि वो आंसर में सीक्वेंस तो प्रॉपर है या नहीं, यूनिटी तो है उस आंसर में या नहीं। जब आपके आंसर की यूनिटी प्रॉपर हो जाए तब उसे आप अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करें। और ये इतना आसान काम नहीं है। आपको सिलेबस पूरा करना है, हर सिलेबस पॉइंट के अधिकतम सवालों की सूची बनानी है, फिर हर संभव सवाल के अधिकतम पॉइंट निकाल रहे हैं, मतलब उसके उत्तर में शामिल किए जाने वाले अधिकतम पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उन पॉइंट को सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाले टूल इस्तेमाल करने हैं। और जब वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएं फिर आंसर की बॉडी रेडी करनी है। जब आपकी बॉडी रेडी हो जाए तब आप उसे याद करें और याद करने के बाद फिर आप उसे लिख करके देखें। मतलब एमपीपीएससी में बिना पढ़े राइटिंग प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कंटेंट इज़ द किंग एंड ज़्यादातर सवाल जाने पहचाने होते हैं। तो अगर आप सिलेबस पूरा तैयार कर लेंगे, अच्छे उत्तर लिख लेंगे, उन उत्तरों को याद करके फिर उसके बाद उसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे गिवन टाइम में, थोड़े से अगर क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन होता है तो उस मॉड्यूलेशन के हिसाब से आंसर को चेंज करने में अगर आपको ये आ गया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। यूपीएससी की आंसर राइटिंग की अगर चर्चा की जाए, मैं 2 मिनट उसकी भी चर्चा कर लूँ, तो यूपीएससी की आंसर राइटिंग बहुत अलग है, क्योंकि यूपीएससी में मेंस में कोई भी सवाल सीधा नहीं पूछा जाता है। अगर आप एमपीपीएससी में एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो पूछा जाएगा कि कोविड-19 के दुनिया भर में फैलने के क्या कारण थे। यूपीएससी इसी सवाल को कुछ इस तरीके से पूछेगा कि क्या ग्लोबलाइजेशन कोविड-19 का सबसे बड़ा वाहक था। अब यहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है। तो ऐसे विषय जो चर्चे में हैं उन विषयों के ऐसे पक्ष पूछ लिए जाते हैं जिनको आप पहले से तैयार नहीं कर सकते यूपीएससी में। आप इतना कर सकते हैं कि आप जो भी चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बारे में जितने पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते हैं वो अपने दिमाग में सोच के रख लीजिए। हो सकता है कि 10% 20% पॉसिबिलिटी है कि आपके उन डायमेंशंस में से ही क्वेश्चन बन जाए। अदरवाइज हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक नया ही डायमेंशन देखने को मिले। लेकिन अगर आपका दिमाग किसी भी विषय को अलग अलग तरीके से सोचना समझना जानता है तो आप तुरंत उस विषय को उस तरीके से सोच लेंगे, उसके लिए ज़रूरी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन पॉइंट को गिवन टाइम के भीतर 8.5-9 मिनट मिलता है एक सवाल का उत्तर लिखने में, आप उतने समय के भीतर उसे लिख भी लेंगे, दूसरे से बेहतर भी लिख लेंगे और अच्छे मार्क्स भी पा जाएंगे। तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए पहला जो काम है ना वो बहुत मुश्किल है कि आप कोई भी नॉर्मल से टॉपिक के यूपीएससी के क्वेश्चन को पहले से प्रिडिक्ट करें। कोचिंग्स वेबसाइट्स बहुत सारी कोशिश करती हैं, पर ये तय मानिए कि 30% से ज़्यादा क्वेश्चन पूरी कोचिंग वेबसाइट्स मिलके भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई एक विषय के आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आप उसके यथासंभव अधिकतम डायमेंशंस के बारे में सोचें, जितना उल्टा सोच सकते हैं सोचें, जितना अजीब पैटर्न में सोच सकते हैं सोचें, और उसके बाद जितने डायमेंशंस उसके निकल रहे हैं वो सारे डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करके सोच करके आप बैठ जाइए कि अगर ये डायमेंशन पूछा जाता है तो मुझे इसका उत्तर क्या लिखना है। तो यूपीएससी में बहुत सोचने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो सोचा उसके डायरेक्ट डायमेंशन में लिखने की ज़रूरत है। एमपीपीएससी में बहुत पढ़ने की ज़रूरत है और जो पढ़ा है उसे याद करके लिखने की ज़रूरत है। तो दोनों की राइटिंग प्रैक्टिस में फ़र्क। अगला सवाल है शुभम का, जो पूछ रहे हैं कि क्या सर इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है यूपीएससी में?
यूपीएससी में शुभम, मैं आपके सवाल को जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो आपको मेंस में एक इंग्लिश का पेपर देना होता है जो कंपलसरी पेपर होता है, पर स्कोरिंग पेपर नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग पेपर है। बेसिक इंग्लिश होती है, आप समझ लीजिए 10th क्लास के लेवल की इंग्लिश होती है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपका मेंस की कॉपी चेक हो जाती है, उसका स्कोर काउंट नहीं होता मेंस में। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो बिल्कुल होता है, और बड़ी संख्या में लोगों से इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट होता है जिसको लेकर के लोग बड़ी संख्या में सफल होते हैं। हालांकि जनरली साउथ इंडियन स्टूडेंट इसको लेते हैं क्योंकि उनका लिटरेचर का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। एक इसके अलावा एक और सवाल था जो मुझे सबसे आखिर में मिला था, जो सवाल ये था कि किस तरह की स्टडी अच्छी होती है, हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या हमें अकेले पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आप एमपीपीएससी की बात करें तो आपको अकेले पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी का सिलेबस डिफाइंड है जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और सच्चाई ये है कि एमपीपीएससी में नया कंटेंट आपके दोस्तों के पास नहीं होता है, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है उसके पास नया कंटेंट होता है, सोचने समझने की गुंजाइश यहाँ थोड़ा कम होती है। तो एमपीपीएससी की पढ़ाई अकेले करिए। यूपीएससी में भी ग्रुप स्टडी की बहुत छोटी सी भूमिका होती है। कब भूमिका होती है? जैसे अभी हम कुछ देर पहले आंसर राइटिंग की बात कर रहे थे, तो अगर आप सब लोग कोरोना के बारे में पढ़ करके आ गए और अब उसके बाद आप 4 लोग बैठे जो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है, और जो पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के एक दूसरे को जज किए बिना, एक दूसरे को इम्प्रेस किए बिना बस आकर के उस थॉट के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर कोई इतने ईमानदार दोस्त हैं आपके, तो आप हफ्ते में एक बार बैठिए, 2 घंटे के लिए बैठिए, और किसी भी विषय को जितने अलग अलग नज़रिए से आप डिस्कस कर सकते हैं उतना डिस्कस करिए, ताकि आपके सोचने का पैटर्न एक है। आपको अगर 4 लोगों के सोचने का पैटर्न मिल गया तो आप 4 तरह से उस विषय को समझ लेंगे और आपके दिमाग में ज़्यादा डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रुप स्टडी एक्चुअली साथ में पढ़ने के लिए नहीं होती है। 4-5 अलग अलग तरह के लोग जब एक विषय को डील करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं, उनके डायमेंशन बहुत अलग अलग होते हैं। तो जो हर व्यक्ति की का अलग होना है, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, अगर वो आपको फ़ायदा दे पा रही है तो ग्रुप स्टडी करिए, अदरवाइज़ ये टाइम का वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मत जाइए। ये ओवररेटेड चीज़ है। ग्रुप स्टडी से एक्चुअली कोई पढ़ाई नहीं होती है, और एक दूसरे को टॉपिक समझाने से तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से टॉपिक समझा है वो दूसरा उस तरीके से नहीं समझेगा। तो अगर सब पढ़ करके आते हैं और नई चीज़ें खोजने के लिए सामूहिक रूप से कोशिश करते हैं तो ग्रुप स्टडी अच्छी है, अदरवाइज़ खुद की तैयारी करिए, ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से जितने सवाल थे उनका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। उसके अलावा भी अगर आपके सिविल सर्विसेज तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप तैयारी करते हैं, तो हर मिनट आप किसी न किसी एक परेशानी से रूबरू होते हैं, और उसका सबसे अच्छा समाधान होता है कि उसका समाधान खुद से खोजा जाए। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप लोगों का ओपिनियन लीजिए। हमें कुछ ऐसा पता नहीं है जो आप खुद नहीं ढूंढ सकते, बस ये हो सकता है कि हम उन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो आप लोगों के ओपिनियन लीजिए और उन ओपिनियन को एक इनपुट के तौर पर लेकर के अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोज लीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी तैयारी में सबसे ज़्यादा खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपके आईएएस बनने की संभावना ज़्यादा है। बाकी चारों तरफ कोचिंग्स हैं, मेंटर्स हैं, टॉपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनको आप फॉलो करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। तो खुद को मत खोइए, खुद को समझिए, खुद की इज्जत करिए, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सम्मान दीजिए, और अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्रूम करने की कोशिश करिए। आप बहुत कम मेहनत में आईएएस बन जाएंगे। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।